इनका उपयोग हम कम कर सकते हैं जब हमें अम्ल और क्षार के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अगर हमें उनके बारे में अच्छे से पता है कि कौन सा अम्ल कब कहाँ काम आता है, कौन सा क्षार कब कहाँ काम आता है, तो हम आसानी से केस का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था, अब मैं केस का महत्व या दैनिक जीवन में उपयोग हुई है। तीन बिंदु इसके हमने पढ़ लिए थे। चौथा बिंदु है इसका अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा कह लो, अम्लीय वर्षा कह लो, एक ही मतलब है। ये अम्लीय वर्षा क्या है? देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए भी हमारे पास एक प्रश्न आया था कि अम्लीय वर्षा क्या होती है या अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके द्वारा ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करती है, या दूसरे शब्दों में जलीय जीवों का जीना कैसे दुर्लभ हो जाता है, या उपजाऊ मिट्टी को किस तरह से ये खत्म कर देती है। ये सब चीजें हैं। अब इन सब का उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको मैं वही चीज फिर बता रहा हूँ आपको। आप चाहो तो इसको प्रश्न बना के लिख सकते हो, कैसे अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या होती है या किसे कहते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हो। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह प्रभावित करती है। या ऐसे ही नहीं आया तो दूसरा प्रश्न किस तरह लिख सकते हो, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके द्वारा जलीय जीव का जीना किस तरह से दुर्लभ हो जाता है, यानी जलीय जीवों का जीना किस तरह से मुश्किल में हो जाता है। खैर पढ़ लेते हैं इसको। देखिए उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रश्न कैसे भी है आपको ये समझ में आना चाहिए। फिर प्रश्न कैसे भी आ जाए आप बिल्कुल उसको आसानी से लिख सकते हो। तो बात क्या है, अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा क्या है, हमने देखा था वैसे तो वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है जब कभी वर्षा होती है। देखिए समुद्रों का खारा पानी जो होता है उसका वाष्पीकरण के द्वारा जब बरसात होती है तो हम देखते हैं कि वो जल मीठा होता है, यानी वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है, बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। परंतु बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण, अब हमारे प्रदूषक कैसे बढ़ रहे हैं, हमारे फैक्ट्रियों से निकला धुआं है, बहुत सारे प्रदूषक हमारे द्वारा जितने भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, कारखानों से निकली गंदगी है, धुआं है, और भी बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, कारों के उद्योग है, बहुत बड़े बड़े धंधों, उसने हमारे वायुमंडल को प्रदूषित किया हुआ। जब वायुमंडल ही प्रदूषित है तो वायुमंडल के द्वारा जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो वर्षा के द्वारा हम की मात्रा बढ़ेगी। तो रीजन क्या था आपको एक बार दोबारा सुन लीजिए। हम ये कह रहे थे कि वैसे तो वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है, और शुद्ध जल का मान कितना होता है तुम्हें पता है ना, पढ़ा तो है हमने, निकाल लेते था पीएच में 7। शुद्ध जल का मान 7 होता है, पीएच का मान कभी तो उदासीन होता है। तो क्या पढ़ना है, लिखना है, वैसे तो वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है, शुद्ध जल की पीएच का मान 7 होता है, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण पीएच का मान कम होने लगा। पीएच का मान कम होगा तो अम्ल की तरफ जाएंगे ना हम लोग, समझ रहे हो। परंतु बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण पीएच का मान कम होने लगा। इस तरह की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ में कुछ बात? एक बार दोबारा सुन लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्लीय वर्षा, आपको याद रखना है वैसे तो वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है, जिसे हम आशुद्ध जल भी कहते हैं, और आशुद्ध जल का मान 7 होता है। परंतु क्या हुआ, बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण, बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण वर्षा के जल की पीएच का मान अब कम होने लगा है। कम हो गया तो फिर अम्ल की तरफ जाएंगे ना, 7 से कम अम्ल की तरफ बढ़ेंगे ना। परंतु बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण वर्षा के जल का पीएच का मान कम होने लगा है। इस तरह से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। भाई अम्ल की तरफ जाएंगे, 7 से कम होगा तो। देखिए आप सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं वर्षा जल की। वर्षा जल को बिल्कुल शुद्ध जल माना जाता है, और शुद्ध जल हो अशुद्ध जल हो तो इसका मान कितना होता है, पढ़ा है हमने, 7 होता है। हमने निकाला था H2O का मान, pH = 7 निकाला था ना। तो वर्षा के जल का मान, परंतु क्या हुआ, बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण वर्षा जल का पीएच का मान क्या होने लगा है, कम होने लगा है। कम का मतलब 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो फिर अम्ल की तरफ जाएंगे ना, जैसे 6.9 है,
6.8 है, 6.7 है, कम की तरफ जा रहे हैं, 6 है, 6.5 अम्ल की तरफ जा रहे हैं ना। परंतु बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण इसकी वर्षा के जल की पीएच का मान कम होने लगा है। कम होने के तो अम्ल की तरफ जाएंगे। इस तरह की वर्षा को क्या कहा जा रहा है? अम्लीय वर्षा कहा जा रहा है। ठीक है, अब समझ में आया ना अम्लीय वर्षा क्या है? आपको याद रखना है कि वैसे तो वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है जिसके पीएच का मान 7 होता है, परंतु बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण या बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण वर्षा जल का मान कम होने लगा है, यानी अम्ल की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये अम्लीय वर्षा का जल क्या होता है? जब इस अम्लीय वर्षा का जल नदी से लेकर खेतों में, नदियों से खेतों तक जाता है, खेतों से बहकर के माध्यमों से, नालियों के माध्यम से तालाबों में पहुंच जाता है, नदियों में पहुंच जाता है, सब जगह होता है वर्षा का जल। तो क्या होता है? इस तरह से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा का जल खेतों तथा नदियों में जाता है तो वहां सारे पारिस्थितिक तंत्र को यह प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? जब ये नदियों में जाता है तो नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली है, मेंढक है, कछुआ है, क्या होता है? जब ये जल नदी के जल में घुलता है तो वहां पर क्या होगा? उस जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ये कम कर देता है, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और बहुत से जलीय जीव मर जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब खेतों में जाता है तो खेतों में क्या होता है? खेतों में जो मृदा की जो पीएच है उसको ये कम कर देता है, अम्ल की तरफ ले जाता है, जिससे फसलें अच्छी फसलें या अच्छा उत्पादन हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अम्लीय वर्षा हमारे लिए नुकसानदायक है, जलीय जीवों के लिए भी, हमारी कृषि के लिए भी, उपज के लिए भी। समझ रहे बात? तब आपको समझ में आ गया होगा अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको एक बार फिर समझना है। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्लीय वर्षा, याद रखना है। वैसे तो वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है जिसकी पीएच का मान 7 होता है, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण इस अम्लीय वर्षा का मान 7 से कम होने लगा है। 7 से कम होने लगा है। इस तरह से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इस अम्लीय वर्षा का जल जब खेतों तथा नदियों में जाता है तो ये सारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। नदियों में जाता है तो क्या होता है? नदियों में रहने वाले जलीय जीवों का जीना दुर्लभ हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब ये वर्षा का जल नदियों में जाता है तो नदियों में उपस्थित जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली, मेंढक, कछुआ आदि में ऑक्सीजन की मात्रा को, ये जल में घुलने पर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे उन जीवों को सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है और उनका दम घुटकर वो मरने लगता है। इसी प्रकार जब खेतों में जाता है तो खेतों में उपस्थित जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसको कम कर देता है, यानी मिट्टी की, मृदा की उपजाऊता को ये कम कर देता है, फसल को। अगला है मृदा की पीएच, 5वां बिंदु है। मृदा कहते हैं मिट्टी को। देखिए मृदा की पीएच का क्या मतलब है? देखिए मृदा की पीएच का मतलब है कि हम अगर किसी भी खेत यानी किसी भी मृदा की पीएच की जानकारी प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी मृदा की, अब चाहे उपजाऊ मिट्टी की, किसी भी उपजाऊ मिट्टी की पीएच ज्ञात करके हम आसानी से उसके बारे में अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। यानी अगर हमें ये ज्ञात हो जाए कि इस मृदा का पीएच का मान कम है या अधिक है, यानी मृदा की पीएच ज्ञात करके हम आसानी से अच्छी मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उससे अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। बस इतना ही याद रखना। मृदा की पीएच का मतलब क्या है? हम किसी भी मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके उसके बारे में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मृदा उपजाऊ है या अनुपजाऊ है। उपजाऊ मृदा से हम, जब हमें मृदा का पीएच हमें पता हो जाएगा और उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये मृदा जो है ना, मिट्टी जो है उपजाऊ है, तो उसी उपजाऊ मिट्टी में अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें, अच्छी किस्म की फसलें इससे तैयार कर सकते हैं हम, अच्छा अधिक उत्पादन हमसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मृदा की पीएच से मतलब है कि हम, मृदा की पीएच से मतलब है कि किसी भी मिट्टी की हम पीएच ज्ञात करके उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मृदा उपजाऊ है या अनुपजाऊ है। अगर उपजाऊ मृदा है तो उससे हम आसानी से अधिक फसल उत्पादन कर। इतना ही बस इसमें बारे में 10 तो ये
पीएच का दैनिक जीवन में महत्व खत्म हो गया। 5 बिंदु पढ़े हमने इसके बारे में। कितने बिंदु पढ़े हैं? 5 बिंदु पढ़े हैं। 5 बिंदु कौन कौन से थे वो तुम्हें याद है। हमने पहला बिंदु पढ़ा था उदर में अम्लता, दूसरा पढ़ा था दंत से, तीसरा पढ़ा था कीटों का डंक, चौथा पढ़ा था अम्लीय वर्षण, 5वां है मृदा से। और 5 को मैंने अच्छी तरह स्पष्ट रूप से तुम्हें समझाया था। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला, अब है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। जो हमने लवण पढ़े थे उन लवणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक कौन कौन से हैं। अब हम बहुत सारे लवणों के बारे में, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, प्लास्टोपेरिस है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम जिप्सम कह रहे हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट है जिसको हम लोग जिप्सम कह रहे हैं, और इसको पीओपी भी कहेंगे, प्लास्टोपेरिस। इसी प्रकार हमारे पास धावन सोडा है, ठीक है। इसी प्रकार खाने का सोडा है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत सारे यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हमें डिटेल पढ़नी है, इनका किस तरह से इनका उत्पादन होता है, निर्माण होता है, फिर इसके कुछ गुण और इनके उपयोग हमें याद रखना है। ये याद जरूर रखना है, आपको देखना है ध्यान से इसके बारे में। वो कैसे, देखिए दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। अब ये जो कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। और ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये यौगिक 1 या 2 जरूर पूछता है 1.5 नंबर में। अब वो कौन सा आएगा नहीं पता, कौन सा आएगा। तो ये जो मैं सबको कराऊंगा अब उनमें से अच्छी तरह उनके बारे में याद रखना। पहला देखिए, पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखिए मैथ के, और ये बहुत सरल और आसान है, किसी बदले में दिमाग को बस आसानी से ऊपर, इतना बड़ा कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। देखते हैं इसके बारे में। देखिए सोडियम क्लोराइड आपने इसके बारे में पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा है। मैं 5वां पार्ट जब स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। पढ़ा है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हमने जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया देखी थी, तो जब उन दोनों की हमने क्रिया करवाई थी तो यही तो बना था भाई, HCl प्लस NaOH, तीर का निशान NaCl प्लस, तो यही तो बना था। सर इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन थोड़ा समझो। याद रखना है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? जो मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे लिखना है। सोडियम क्लोराइड जो बिंदु है हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक कंपाउंड। पहला है सोडियम क्लोराइड। याद रखना है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए जब हमने पढ़ा है, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, इन दोनों की प्रबल क्षार की क्रिया से, वो कैसे? प्रबल अम्ल कौन सा था? HCl। प्रबल क्षार कौन सा था? NaOH। जब इन दोनों की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो NaCl प्लस H2 ये तो बनता है ना। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए अगर इसके बारे में आपको ये पता है, इसको व्यावसायिक तौर पर हमने देखा है सोडियम क्लोराइड, देखिए इसको साधारण नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? जो खाने का नमक होता है ना, जिसमें आयोडीन युक्त नमक जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो नमक इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसे साधारण नमक भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का निर्माण होता है। उस लाइन को छोड़ के फिर दूसरी लाइन से क्या लिखना है कि व्यावसायिक तौर पर इसे समुद्री जल या खारे पानी, अब चाहे झीलों का हो वो पता नहीं, खारे पानी से इसका उत्पादन होता है, चाहे समुद्र का हो चाहे झीलों का पानी हो। तो क्या लिखना है? व्यावसायिक तौर पर सोडियम क्लोराइड को खारे पानी से
प्राप्त किया जाता है। होता क्यों है कि खारे पानी को क्यारियां बना करके भरा जाता है, जब उसको सूर्य के प्रकाश में सूखने दिया जाता है, तो जब वो क्यारियां पानी की सूख जाती हैं तो हमें अवशेष के रूप में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। परंतु इस प्रकार प्राप्त सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती हैं। कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के विलयन में बूंद बूंद करके क्या HCl यानी HCl की बूंदें डाली जाती हैं। जब HCl की बूंदें इसमें डाली जाती हैं तो हमें शुद्ध नमक प्राप्त हुआ। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुन लो। हम लोग पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। पहला है सोडियम क्लोराइड। आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसे साधारण नमक या खाने का नमक भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आपको उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना है कि व्यावसायिक तौर पर सोडियम क्लोराइड को समुद्री जल या खारे जल से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं अपने राज्य की बात करूं तो राजस्थान में सामर झील जो एक खारे पानी की झील है, उससे इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। क्या होता है कि सामर झील के पानी को क्यारियां बना करके उसमें भरा जाता है। खेतों में जो क्यारियां बनाते हैं, फिर उसको धूप में 2-3 दिन तक सूखने दिया जाता है। जब सूख जाता है तो सफेद अवशेष के रूप में हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। परंतु इस तरह से प्राप्त सोडियम क्लोराइड में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन भारी तत्वों की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए HCl की बूंद बूंद करके HCl की अवशेष के रूप में इन पर बूंदें डाली जाती हैं, जिससे हमें शुद्ध नमक प्राप्त होता है। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा था कि व्यावसायिक तौर पर सोडियम क्लोराइड को समुद्री जल या खारे पानी से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल या खारे पानी को क्यारियां में भरकर सुखाया जाता है और अवशेष के रूप में सूर्य के प्रकाश में उनको सुखाया जाता है। अवशेष के रूप में हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। परंतु इस तरह से प्राप्त सोडियम क्लोराइड में बहुत सारी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सोडियम क्लोराइड के विलयन में बूंद बूंद करके HCl गैस प्रवाहित की जाती है, HCl गैस डाली जाती है, प्रवाहित की जाती है, जिससे हमें शुद्ध नमक प्राप्त। समझ में आई थिंक तुम समझ गए होंगे। अब इसके गुण देखेंगे। गुण क्या है? पहला गुण देखिए, इसका क्वथनांक जो है 1041 का कुछ है। दूसरा, ये जल में विलय है, बस नमक जल में विलय है, आसानी से घुल जाता है जल में। इसका गलनांक क्वथनांक, इसका गलनांक जो है 1041 होता है। ये जल में विलय है। तीसरा, जलीय विलयन में देखिए, जलीय विलयन में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, और तीसरा, यह श्वेत ठोस अवक्षेप के रूप में होता है। अब इसको ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें याद हो कि साहब ये तो क्रम से लिखने, नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो गुण के रूप में। पहला गुण क्या है इसका? यह सोडियम क्लोराइड तो श्वेत ठोस अवक्षेप के रूप में होता है। इसका गलनांक 1041 होता है। यह जल में विलय है और जलीय विलयन में आसानी से घुल जाता है। इसके 4-5-3 गुण जो आपको याद हो। अब इसके उपयोग देखिए। उपयोग आप जानते ही हो, नमक के क्या उपयोग होते हैं। पहला इसका उपयोग है खाना बनाने में, इसका उपयोग होता है। दूसरा, जल के मृदुकरण में, यानी जो जल होता है, जल के मृदुकरण में इसका उपयोग होता है। मृदुकरण जानते हो? खारे पानी में इसको डाल करके, आपने देखा होगा, खारे पानी को मीठा करने में इसका मृदुकरण में इसका उपयोग होता है। ठीक है। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। चौथा, और नमक का क्या उपयोग हो सकता है? हाँ, परिरक्षण में,
परिरक्षण का मतलब जानते हो, जैसे अचार होता है, अचार में नमक को क्यों डाला जाता है? लंबे समय तक शुद्ध रखने के लिए, लंबे समय तक यानी किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। बहुत सारे उपयोग होते हैं जो आपको 3 उपयोग कम से कम याद रखना। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी यौगिक, अभी तो पहला यौगिक हमने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड, इसके बाद बहुत सारे यौगिक पढ़ेंगे। तुम्हें उपयोग याद ना हो तो मैं आपको कॉमन भी आपको बता रहा हूँ कि 2 उपयोग तो आपको कॉमन याद रखने हैं जो सबके होते हैं। पहला तो जल के मृदुकरण में सबका लगभग उपयोग होता है, और दूसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सबका उपयोग होता है, क्योंकि सारे प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में उनका उपयोग। तो बात समझ में आई ना भाई? पहले तो हमने नमक के बारे में पढ़ा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो देख लो। हम पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड यानी दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक सोडियम क्लोराइड के बारे में क्या पढ़ा? इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। फिर क्या लिखना है? इसे साधारण नमक या खाने का नमक भी कहते हैं। जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर आगे साइड में क्या लिखोगे? इस लाइन को छोड़ के व्यावसायिक तौर पर सोडियम क्लोराइड का उपयोग, सोडियम क्लोराइड का निर्माण समुद्री जल या खारे जल से होता है। समुद्री जल या खारे जल को क्यारियों में भर करके सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है, जिसके पश्चात हमें नमक का अवशेष प्राप्त होता है। परंतु इस प्रकार प्राप्त नमक में बहुत सारी अशुद्धियां, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों की अशुद्धियां, कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे भारी तत्वों की अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए सोडियम क्लोराइड के विलयन में बूंद बूंद करके HCl गैस प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमें शुद्ध नमक प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है? इसके गुण। इसका जो गलनांक होता है ये इतना होता है, जल में विलय है, जलीय विलयन में आसानी से घुल जाता है। श्वेत, यह श्वेत यानी श्वेत का मतलब सफेद, ठोस अवशेष के रूप में होता है। इसका उपयोग है खाना बनाने में, जल के मृदुकरण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग। ठीक है, इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और बिंदु देखेंगे। दैट्स ऑल, बाय।